हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज वर्ल्ड फ्रीडम डे है। 9 नवंबर, मतलब 9 नवंबर को ये वर्ल्ड फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्रीडम का मतलब तो सब अच्छे से जानते हैं। आज हम फ्रीडम है, आज हमारे पास आज़ादी है, हम अपने आप का अच्छे से विकास कर पाते हैं। हमारा शारीरिक मानसिक एक फ्रीडम ऐसी चीज़ होती है, जब हमारे पास फ्रीडम नहीं होती तो हम शारीरिक ना मानसिक किसी तरीके से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ये जो हमारे मिडेवल हिस्ट्री में जाते हैं या एनसीएंट में जाते हैं, स्लेव के बारे में सोचते हैं। आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जो स्लेव की प्रथा आज भी फॉलो की जाती है, और बहुत से लोगों को एक बंदी की तरह रखा जाता है, बंदवा मजदूरी करवाई जाती है, तो उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि फ्रीडम होना हर किसी के पास ज़रूरी है। और हमारी इसी इसी आज़ादी को लेकर, जैसे फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, जर्मनी में हुआ, ये सब फ्रीडम के लिए हुआ था। इवन यूएस से, इवन इंडिया के अंदर भी, हम भारत के अंदर देखते हैं। और जो फ्रीडम हमारे संविधान के अंदर में, फ्रीडम को हमारा जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, फ्रीडम, तो ये भी आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। हम एम लक्ष्मीकांत को ये सीरीज स्टार्ट की है, हम एम लक्ष्मीकांत को पूरा करेंगे डे बाय डे, या कभी कभी एक दिन गैप हो जाता है तो लेक्चर लाते रहेंगे। एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पूरा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिविल सर्विस में पॉलिटी का कितना वेटेज है पर ईयर। प्री एग्जाम में 10 से 12, कभी 15 और कभी 20 भी क्वेश्चन आए हैं, और कभी 5 भी आए हैं, लेकिन 10 से कम बहुत कम चांस रहते हैं। 10-12 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं प्री में, तो इसका वेटेज अच्छा है। तो इसलिए हमें ये भी है कि इवन सिविल सर्विस में भी नहीं, हर एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, हर छोटे बड़े एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एम लक्ष्मीकांत एक ऐसा बुक है जिसको हम अच्छे से पढ़ कवर कर लेते हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पॉलिटी का हमसे छूट जाएगा। तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इससे हम स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी को। और जब हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो संविधान है ये हमेशा से चला रहा है, या फिर अभी कोई, जैसे पुराने टाइम में जाते जाएँ, इवन हम वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएँ, तो तभी तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो भी चलते थे, लेकिन वो अलग अलग तरीके थे। राज व्यवस्था एक अलग थी। तो धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ते गए। तो जब हम मॉडर्न टाइम में जब आते हैं तो संविधान का, जैसे ब्रिटेन पहले संविधान लेके आए, उनके पास लिखित संविधान नहीं है। जो हम आज हमारे पास लिखित संविधान है, यूएसए लिखित संविधान है। तो जो हमारा संविधान आया है, पहले उसको जान लेते हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे कौन से कानून या फिर कौन से देशों से हमने इसको बनाने में, कुछ कौन से देशों से हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको पसंद नहीं आई, या फिर हमारे लिए वो सही नहीं थी तो उनको छोड़ा गया, और जो हमारे लिए ज़रूरी थी तो उनको लिया गया। उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला लेक्चर इसी से, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एक अच्छी कोटेशन है उनको जान लेते हैं कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब तक हम चलेंगे नहीं तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे नहीं। तो हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। यही हमारा एक पाथ है। अगर हम कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डे बाई डे थोड़ा थोड़ा, या चाहे कम, मतलब ज़्यादा ना पढ़ो तो पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसके लिए डेली पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश आए थे भारत में, वो एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आए थे। वो व्यापार करने आए थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे पहले भी यूरोपीय कंपनी आ चुकी थी। तो उस टाइम वहाँ पे ठंड के मौसम में मसालों की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। यहाँ से जो ये सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ मसालों का इतना बड़ा वो प्रोडक्शन होता था। इवन इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, तो यहाँ से मसालों का उधर यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता। तो यूरोपियन कंपनी व्यापार व्यापार करने के लिए यहाँ आई थी। तो इसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसको व्यापार करने के लिए जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने एक साइंड जो चार्टर है, प्रथम चार्टर जो मतलब दिया गया था व्यापार करने के लिए। तो कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, जो स्टार्टिंग में जब आई थी तो एक व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, धीरे धीरे भारत के राजाओं के साथ उनके संबंध बढ़ते गए, और धीरे धीरे अपनी शक्ति को अपनी शक्ति बढ़ाते गए। जैसे 1765 में, जब 1765 में बंगाल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये दीवानी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम 1764 में जो दिल्ली के मुगल शासक था, शाह आलम था, मुगल बादशाह, उन्हें अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जब लड़ाई शुरू की थी, उसमें ये तीनों हार जाते हैं। और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय राजनीति के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट कर देती है। वहीं से सब कुछ चीज़ होता है। पहले तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, जिसमें राजस्व और दीवानी जो न्याय के जो अधिकार है वो प्राप्त कर लेती है, और इस तरह वो क्षेत्रीय शक्ति बनना स्टार्ट कर देती है। ये चलता रहता है कंटिन्यूस। 1858 तक, 1858 में एक सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह के बाद जो पूरी ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल
इंडिया पे इम्पोज कर दिया जाता है और वो डायरेक्ट रूल चलता है 15 अगस्त 1947 के। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में अच्छे से पूरा अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, जब हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया हो जाए, हम जिससे कि हम जो हमारा संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अच्छे से जान पाएँ। ना कि मैं ये आपको पूरा जाके कौन सा कैसे क्या हुआ, मतलब पूरा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इतना जाना नहीं चाहता। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जब स्वतंत्रता, जब हमें आज़ादी मिल गई थी, आज़ादी मिलने के बाद जो हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, हमें संविधान बनाना था। तो संविधान जो हमारा एक लोकतांत्रिक देश बनने को जा रहा था, तो हमें संविधान की आवश्यकता हुई। और सबसे पहले संविधान के बारे में जिक्र है जो 1934 में M.N. रॉय, जो भारत में साम्यवाद आंदोलन के जो प्रणेता थे, जिन्होंने M.N. रॉय ने भारत में साम्यवाद आंदोलन जो एक तरीके से शुरू किया, उन्होंने 1934 में भारतीय संविधान के बारे में बोला कि भारतीय संविधान की आवश्यकता के बारे में बोला। और इसी को लेकर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है। इसके बाद कुछ बहुत सी इसके बीच, इस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे इनके द्वारा जो ब्रिटिश है इनके द्वारा बहुत से ऐसे एक्ट पास किए गए, उनको उनका इम्पैक्ट है, जो इन घटनाओं का इम्पैक्ट है भारतीय संविधान पे पड़ा है, उनको हम एक दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो था कंपनी का शासन 1773 से 1858, जो कंपनी का शासन था उस टाइम तक, जब हमारा 1858 में सिपाही विद्रोह होता है, उससे पहले 1773 से 1858 का एक पार्ट में तो उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा है ताज का शासन जो 1858 से 1947, इसका अध्ययन करेंगे। पहले आता है कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक। सबसे पहले इसमें आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जो 1773 का रेगुलेटिंग का मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हो। 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट लाया गया था, उसका मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी, अब धीरे धीरे जो भारतीय राजनीति में प्रवेश कर रही थी, भारतीय राजनीति में एक क्षेत्रीय शक्ति उभर कर आ रही थी, तो उसके कार्यों को नियंत्रित करना इसी के अंदर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो समझ गए हो क्या? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, बम्बई का अलग था, मद्रास का अलग था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का जो एक इन तीनों के ऊपर का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो और ये दोनों थे, जो बम्बई के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, जबकि इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के अंदर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, समझ रहे हो, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसे भारत में इसकी राज्य, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। जब ये अधिनियम लाया गया था, इसके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार उधर ये इंग्लैंड के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो गवर्निंग बॉडी थी, उसको जो कंपनी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया। मतलब जो कंपनी एक्टिविटी करती थी, जो आज क्षेत्रीय शक्ति बन गई, साथ में व्यापारिक गतिविधियां करती थी, उन पर नियंत्रण करने के लिए उनके सैन्य मामलों को, उनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी है जो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो ये 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। जो एक संशोधित ब्रिटिश संसद के द्वारा 1781 में एक अधिनियम लाया गया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसी दौरान इसके जस्ट तुरंत बाद एक जो महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया था, उसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में उस टाइम ब्रिटेन के विलियम पिट प्रधानमंत्री थे। उस टाइम ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था।
सबसे पहले इस अधिनियम की जो विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम को लाने का जो कारण क्या था, वो था कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। पहले जो कंपनी व्यापार करने के साथ साथ ये राजनीति क्षेत्रीय शक्ति बन के यहाँ पे राजस्व और जो दीवानी मामलों के जो भी सैन्य मामले थे उसके अंदर ये सब कार्य कर रही थी कंपनी, जो व्यापारी कंपनी होती थी ये सब कर रही थी। अब इसके जो राजनीतिक कार्य थे, यहाँ की एक क्षेत्रीय शक्ति बनी थी जो यहाँ पे शासन कर रही थी, उसको अलग कर दिया और वाणिज्यिक जो कार्य, जो व्यापारिक जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। अब इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। एक जो निदेशक मंडल था उसको तो व्यापारिक मामलों को अधीक्षण करने की जो अनुमति देती, उनको देख रेख करने की निदेशक मंडल को व्यापारिक मामले संभला दिए गए। और जो राजनीतिक मामले थे वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन किया गया, उसको ये राजनीतिक मामलों पे प्रबंधन मतलब उस पर नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कर दी गई। इस प्रकार भारत में अब एक द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। पहले जो एक ही कंपनी, जो व्यापारिक कंपनी थी, वो यहाँ पे राजनीतिक और वाणिज्यिक दो कार्य एक ही कंपनी संभाल रही थी। अभी इसको दो अलग अलग बॉडी को दे दिया गया। निदेशक मंडल को तो व्यापारिक मामले दे दिए गए और नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, उसको ये जो राजनीतिक मामले का प्रबंधन करने के लिए दे दिया गया। अब एक द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया था यहाँ से। और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, जो नियंत्रण बोर्ड था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे। मतलब जो भी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो भी नागरिक हो गई, सैन्य, सरकार या फिर राजस्व गतिविधियां जो भी होगा, उसका अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चला गया था। और मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम दो तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला तो है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन को पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे इनका हमारे संविधान में, इनमें से जो अच्छी चीज़, मतलब एक डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारी गवर्निंग बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ, ये इन्हीं जो एक्ट और ये जो जो चलते आ रहे हैं, इनसे हमें धीरे धीरे जानकारी मिलती रहेगी और धीरे धीरे चल के हमें पता चलेगा कि हमारे संविधान का कैसे विकास हो, और हमारे भारत में कैसे एक राजनीतिक व्यवस्था जो डेमोक्रेसी है की व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि पहली बार अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, इससे पहले भी हमारी जो एंशिएंट इंडिया थी, जब हम जाते तो उसमें भी हमें गणतांत्रिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। तो हिस्ट्री में ना जाकर हमें, चलो अभी इसी पे आते हैं। तो अब आगे है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या कहा गया है, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। मतलब अब इसको 1833 का जब चार्टर अधिनियम आ गया, क्योंकि बहुत से ज़्यादा एरिया पे ब्रिटिश का भारतीय क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा एरिया पे कब्जा हो गया, तो अब इसको ब्रिटिश भारत बोला जाने लगा। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में ये अधिनियम निर्णायक हुआ। और इसकी विशेषता क्या है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसमें निहित थी। और इस प्रकार अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय स्तर पर पूर्ण नियंत्रण था। एक पहले भी मैं बताना भूल गया, जब हमारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसके अंडर मद्रास और बम्बई के गवर्नर आ गए थे। जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऐसा पहला गवर्नर, उसको वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब इसमें जब हम 1833 का जब चार्टर पढ़ रहे हैं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी, मतलब उसी के हाथ में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ आ गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और ये जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसके द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी उसको समाप्त कर दिया। अब व्यापार करने के लिए छोटे छोटे व्यापारी या फिर कोई भी ब्रिटिश की कंपनी है जो भारतीयों के साथ व्यापार डायरेक्ट कर सकती, कोई भी छोटी बड़ी सिंगल पर्सन भी अब भारतीयों के साथ व्यापार कर सकता था। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्तियों से, अब जब भारत का एक गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, अब संपूर्ण भारत को एक केंद्रीकरण हो गया, तो इसने जब मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, उनके पास जब विधायी शक्तियाँ थी, उसमें 1773 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, उनके अंडर जब मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को लिया गया, तब उनकी शक्तियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। लेकिन अब उनकी विधायिका की संबंधी जो शक्तियाँ थी उनसे भी वंचित कर दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित
अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून बोला गया, नियामक कानून बोला गया, और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक, जब इसकी व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको समाप्त कर दिया तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब एक प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली एक संस्था बन गई, या फिर यहाँ पे एक राजनीतिक निकाय बन गया था ये, जिसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में जो सिविल सेवकों, भारत में जब सिविल सेवकों की जो चयन की प्रक्रिया थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए कि चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके कारण इसको समाप्त करना पड़ा। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो 1793 और 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किए गए थे, जितने भी चार्टर पारित किया गया था उनमें सबसे अंतिम था, हम पहले भाग में 1773 से 1858 तक पढ़ेंगे, 1858 से 1947 के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी यहाँ तक हम 1858 तक, मतलब ये 1853 जो लास्ट चार्टर है इसी को कंप्लीट करते हैं। तो ये संवैधानिक विकास की दृष्टि से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे तो अच्छा रहेगा। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी नहीं है यहाँ पे, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब जब गवर्नर जनरल की परिषद थी, पहले उसको विधायी और प्रशासनिक कार्य दिए गए थे, लेकिन अब वो भी अलग कर दिया गया, विधायी के लिए अलग और प्रशासनिक के लिए अलग। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया मतलब जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने एक छोटी, मतलब बोल सकते हैं एक छोटा संसद का एक छोटा रूप हो गया, मतलब एक तरीके की छोटी संसद स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर भी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। और दूसरी इसकी क्या विशेषता थी 1853 के जो चार्टर अधिनियम थे, इसने सिविल सेवकों की भर्ती में चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, और इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम मेकाले समिति बोलते हैं। भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है, इस समिति का गठन किया गया था। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। गवर्नर जनरल की परिषद में चुने गए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। जब सिविल सेवा के लिए जो मेकाले समिति गठित की गई थी, उसमें जो एक उच्च सिविल सेवाएं थी और एक निम्न सिविल सेवाएं थी। जो उच्च सिविल सेवाएं थे उनका गठन तो एक कानून के द्वारा किया गया था, और जो नीचे की सिविल सेवा थी उसका गठन ऐसे नॉर्मल ही कर दिया गया। लेकिन इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। तो ये 1858 तक तो इतना ही है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे हम पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये कुछ समझ में आएगा। और जहाँ कहीं भी समझ ना आता हो आपको, अगर उसमें कुछ चेंजेस करूँ तो जरूर कमेंट में जरूर बताना, मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर था, हम लक्ष्मीकांत शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा शेयर हो सकते शेयर करना, जिससे और लोगों को भी सहायता मिल सके।